मणिपुर तबाह हो रहा है। इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो ये बता रहे हैं कि मणिपुर के प्रोटेस्ट में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कुछ उसके पीछे का रीजन भी। लेकिन दैट इज ऑल जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन। मेन मुद्दा जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है वो है ये प्रोटेस्टर्स के हाथ में AK-47। प्रोटेस्टर्स का लिटरली पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस की बंदूकें छीन लेना, कुछ मियर ट्राइबल्स का इतना मैसिव प्रोटेस्ट क्रिएट करना कि 60 लोगों की जान चली जाए, 1500 से भी ज्यादा घर जला दिए जाए और 9000 से भी ज्यादा लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो जाए। मुझे ये बताना, क्या कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट में ऐसा होता है क्या? दिस इज डेफिनेटली अबनॉर्मल एंड सो आर द रीजंस बिहाइंड इट। इस प्रोटेस्ट में आप मानो या ना मानो कुछ बहुत ही वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। ये भारत को इनस्टेबलाइज करने का एक प्रोपेगेंडा है। सो अगर आप मणिपुर की पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मणिपुर के एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM ने चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया जो एक वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। अब इससे पहले भी इंडिया ने बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट देखे हैं, बट मणिपुर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स हाथों में AK-47 लेकर घूम रहे हैं। ये प्रोटेस्टर्स कम, टेररिस्ट ज्यादा लग रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। प्रोटेस्टर्स तो अब पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की गन्स चुराकर उन्हीं पर अटैक भी कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे के कुछ बेसिक रीजंस आपने दूसरे और भी वीडियोस में देख लिया होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, दिस इज जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन और जो दूसरा हाफ है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और मणिपुर की बात की जाए ना तो यहाँ की पॉपुलेशन का 53% मेजॉरिटी मैथिल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये लोग मेजरली वहाँ के कैपिटल इम्फाल डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है और वहीं पर 47% माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटीज है जिसमें मेजरली कुकी और नागाज है जो मणिपुर के बचे 90% हिली एरियाज में रहते हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल ट्रूथ, एक बार इस प्रोटेस्ट को ब्रीफ में समझ लेते हैं। हुआ ये कि मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुरी गवर्नमेंट को कहा कि माइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के लिए कंसिडर किया जाए, क्योंकि माइती लोगों का यह कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से कई इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आते हैं और सेटल होकर उनकी जमीन और जॉब्स छीन लेते हैं और इसीलिए ST का स्टेटस मिलने से माइती कम्युनिटी को अपने अपॉर्चुनिटीज खोने का डर नहीं रहेगा। इससे वो अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन से उन्हें कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुकी और नागा ट्राइब्स ये मानते हैं कि ये डिसीजन उनके खिलाफ है। ये भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली वहां पर सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है कि वहां की गवर्नमेंट ने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरे मणिपुर में डिप्लॉय कर दिया है और आर्मी को शूट ऑन साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 इंपोज कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट तक को सस्पेंड कर दिया है। सो मणिपुर में जैसे हमने डिस्कस किया, 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, नागास, कुकीज और मैतीस। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, इनके कई सब ग्रुप्स भी है। इनमें से मैतीस मेनली मणिपुर के वैलीज में रहते हैं, तो कुकीज और नागास मणिपुर के हिली एरियाज में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। बट ओवरऑल स्टेट इंडिया की तीसरी BPL स्टेट है और इसीलिए वहां के ट्राइब्स का यह मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनका मानना यह है कि यह स्टेट काफी नेग्लेक्टेड है और इसीलिए इस एरिया में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स का भी जन्म हो चुका है, जिसकी शुरुआत बाय द वे हुई थी 1964 में, जब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बनाने की डिमांड रखी थी। इसी बीच 30 इंसर्जेंट ग्रुप्स एस्टैब्लिश हुए थे जिन्होंने एक न्यू इंडियन स्टेट बनाने से लेकर कई अलग अलग डिमांड्स सामने रखे थे। इस पॉइंट से मणिपुर की इंटरनल सिक्योरिटी काफी हैम्पर होनी शुरू हो गई थी और एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, ये सारे क्राइम्स में भी काफी ज्यादा राइज होने लग गया था, जिसे देखकर 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड स्टेट डिक्लेयर करके वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट AFSPA इंपोज कर डाला। इसके बाद से वहां पर इंसर्जेंसीज काफी हद तक कम होने लग गई, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट अब ये इंसर्जेंट ग्रुप इंटरस्टेट क्राइसिस का भी रीजन बन सकता था, बिकॉज नागास को अपना अब सेपरेट नागालिम कंट्री हर हाल में चाहिए था, जिसकी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज NSCN-IM द्वारा ओवरऑल नागालैंड और नेबरिंग स्टेट्स में चलाई गई और जिसे पाकिस्तान के ISI और चाइना ने डायरेक्टली सपोर्ट की, बिकॉज नागास ने 1990s में अराउंड 900 कुकी लोगों को मारा था और उनके 350 गांवों को पूरी तरीके से उजाड़ डाला था। सेम यही खतरा वैली में रहने वाले माइतीस को भी फील हुआ।
माइतीज भी अपने एंसेस्ट्रल जमीन को किसी और ट्राइब्स के हाथों में जाने से बचाना चाहते हैं और इन्हीं सारी इंसर्जेंसीज के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी ट्राइब के बीच एसओओ एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन फिर 2008 में साइन हुआ एसओओ एग्रीमेंट, जिससे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा, बिकॉज उसके क्लॉजेस काफी पीस कीपिंग की तरफ एम्ड थे। मगर 10 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने इस एसओओ यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट को साइन करके कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को निकाल दिया। ये एक पीसफुल ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसके सिग्नेटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुरी स्टेट गवर्नमेंट और 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सीज फायर का डिसीजन लिया गया था, जिसके बदले में गवर्नमेंट उन ग्रुप्स के मिलिटेंट्स को पर मंथ 3000 रुपीज देगी और वहीं उसके लीडर्स को 5000 रुपीज, ताकि इस इंसर्जेंसी को एंड करने तक वो पूरे स्टेट में टेरर ना फैलाए। बाय द वे गाइस, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसे और भी कई सारे हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं जो आपको बीइंग एन इंडियन पता होने चाहिए, क्योंकि वैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट को और उसकी हिस्ट्री को पूरी तरीके से कहां जानते हैं। इंडिया अनकवर्ड इस ऑडियो बुक से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। इस बुक को जब मैंने सुना था तब मुझे पहली बार ये पता चला था कि नक्सलिज्म इंडिया वाइड स्प्रेड हो, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। अब वो क्या है, अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो आज ही कुकू एफएम डाउनलोड करो, क्योंकि कुकू एफएम में आप इस बुक को सुन सकते हो। और कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही हर महीने इस पर 4200 प्लस आवर्स का ऑडियो कंटेंट अपलोड होता है, वो भी डिफरेंट जॉनरास में, जैसे साइंस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, करियर, बिजनेस, लीडरशिप एटसेट्रा। और इनमें से पर्सनली मुझे जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और साइंस रिलेटेड बुक सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्पेस से लेकर पावर रेस तक हर चीजें एक्सप्लेन की गई है। और कुकू एफएम इज गेटिंग बिगर एंड बेटर एवरी डे। 2023 तक इस पर डेली के सिर्फ 1.5 लाख आवर्स का ही कंटेंट प्ले हो रहा था। सो अगर आपको भी ऑडियो बुक की इस एनलाइटेंड दुनिया का पार्ट बनना है तो एक ब्रिलियंट ऑफर चल रहा है। सिर्फ 69 रुपीज में 30% डिस्काउंट के साथ आप इसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको मेरा कूपन कोड गौरव30 यूज करना है और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट मंथ के ही सब्सक्रिप्शन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने उन रिबेल ग्रुप्स में से 3 ग्रुप्स के साथ इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया और ये रीजन दिया कि वो मिलिटेंट्स म्यांमार से इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स करते हैं। सो बात कुछ ऐसी है ना कि मणिपुर के कई इंसर्जेंट ग्रुप्स के बेसिस म्यांमार में स्थित है, क्योंकि इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार गवर्नमेंट या आर्मी की मदद करके म्यांमारीज इंसर्जेंट ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके बदले में म्यांमारीज गवर्नमेंट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को सेफ पैसेज या बेसिस बनाने के लिए अपने टेरिटरी में जगह देती है, जिस सेफ पैसेज से फिर ये मिलिटेंट्स कई लीगल माइग्रेंट्स को इंडिया के अंदर लाते हैं। उसी तरह इलीगली उन हिली रीजन्स में पॉपी कल्टीवेशन भी करते हैं, यानी ड्रग्स को उगाकर एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। सो बेसिकली कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स मणिपुर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के रीसेंट रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जिन ग्रुप्स को उस एग्रीमेंट से निकाला गया है, वही अब इन प्रोटेस्ट में अपने हथियार लेकर उसे और वायलेंट बना रहे हैं, जिनसे 7 गन्स, 2 मैगजीन्स, 3 बुलेट प्रूफ वेस्ट्स और 33 बुलेट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रिकवर किया गया। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत से ही बता रहा था कि जो रीजंस अब तक आपको पता चले हैं वो तो सिर्फ आधी स्टोरी है, उनके अलावा भी और कई सारे रीजंस है फॉर दीज मैसिव प्रोटेस्ट्स। सो लेट्स ड्वेल फर्दर ऑन देम। फर्स्ट रीजन, एसटी स्टेटस। तो देखो, इन प्रोटेस्ट के होने के 3 मेजर रीजंस में से ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। बात कुछ ऐसी है ना, 1949 में जब मणिपुर को इंडिया में इंक्लूजन दिया गया था, तब माइतीज के एसटी स्टेटस को निकाल दिया गया था, क्योंकि तब वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। लेकिन आज वही अपने स्टेट में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के नंबर श्रिंक होते जा रहे हैं, जो आप इस ग्राफ को भी देखकर समझ सकते हो। और कुछ इसी वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर 2013 से माइतीज के एसटी में इंक्लूजन के लिए पेटिशंस लिख रही है, जो अब जाकर कहीं 10 सालों बाद हाई कोर्ट ने कंसिडर करना शुरू किया है। अब माइतीज के स्टेटस के मांग के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है, जिसे हमने वैसे पहले तो डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़े स्पेसिफिसिटी से डिस्कस करते हैं। अब माइतीज के स्टेटस की मांग के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स और आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस एसटी स्टेटस से उन्हें कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे नंबर 1 एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, नंबर 2 गवर्नमेंट के
द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू ट्राइबल सब प्लान्स, और नंबर 3 अपने ट्रेडिशनल लैंड्स का प्रोटेक्शन। मगर वहीं पर कुकीज इस डिसीजन को यह कहकर अपोज कर रहे हैं कि माइतीज को खुद मेजॉरिटी रहकर कैसे एसटी स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटस के बाद उन ट्राइबल कम्युनिटी वालों के पास कोई रिजर्वेशंस और बेनिफिट्स नहीं रहेंगे जो वाकई में इसके हकदार है। और तो और उन माइतीज को ऑलरेडी एससी और ओबीसी का स्टेटस दिया गया है। कुकीज ये कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी माइती कम्युनिटी के लोग सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स में ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, तो क्यों उन्हें एसटी स्टेटस देकर ट्राइबल कम्युनिटी वालों के अपॉर्चुनिटीज को कम किया जाए। दूसरा मेजर रीजन है लैंड राइट्स मिलना। माइतीज मेजॉरिटी होते हुए भी वो अपने स्टेट में लैंड्स नहीं ले सकते। बात कुछ ऐसी है ना कि 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हिली डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ही जमीन ले सकते हैं, लेकिन अब रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक जॉइंट सर्वे कंडक्ट किया था जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों को या गांवों को एविक्ट किया जाएगा जो भी फॉरेस्ट रिजर्व्स में इलीगली सेटल हुए हैं। इसका रीजन बताते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेट किया कि ये एक्शंस उन लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इलीगली पॉपी कल्टीवेशन करते हैं। उनके मुताबिक ये सारे इलीगल बिजनेसेस कुकी कम्युनिटी के मिलिटेंट्स करते थे जो गोल्डन ट्रायंगल में ड्रग्स भेजने में हेल्प करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल एक इनफेमस ओपियम प्रोड्यूसिंग रूट है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को जोड़ता है, और इन्हें हेल्प करती थी मणिपुर और म्यांमार के बीच 400 किलोमीटर लंबी अनफेंस्ड बॉर्डर जो करीब 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच फैली हुई है। इन रिफॉर्म्स पर कुकी का कहना है कि उन्हें उनके एंसेस्ट्रल जगहों से हटाने पर कहीं ना कहीं उनका कल्चर हैम्पर होगा और उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी। ट्राइबल कम्युनिटी तब ज्यादा एजिटेट हुई जब उन्हें बिना नोटिस के एविक्ट किया गया और सही से रिहैबिलिटेट भी नहीं किया गया। इसी बीच माइती का यह कहना है कि एसटी स्टेटस मिलने से जहां उन्हें हिली एरियाज में लैंड्स खरीदने पर प्रोहिबिशन था, वही अब उन पर नहीं रहेगा और वो अपने ही स्टेट में कहीं भी लैंड्स आसानी से खरीद सकेंगे। उन दोनों भी कम्युनिटीज में टेंशंस बस यहीं पर खत्म नहीं होते। इन रायट्स का तीसरा सबसे छुपा हुआ रीजन है पॉलिटिकल पावर। देखो, मणिपुर में टोटल 60 एमएलए सीट्स है, जिनमें से 40 माइती डोमिनेटेड वैली रीजन में है, यानी कि सिर्फ 10% एरिया वाले में। वहीं पर बचे 20 सीट्स 90% एरिया वाले हिली रीजन्स में फैले हुए हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा डोमिनेटेड है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुकी और नागा ट्राइब्स को एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ पावर फील होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट माइती गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन ट्राइबल कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर रही है। इनफैक्ट कई जगह पर तो आप ये भी देखोगे कि इस इशू को एक रिलीजियस एंगल भी दे दिया जा रहा है। 11 अप्रैल को जब लैंड रिफॉर्म्स के एविक्शन ड्राइव में कुछ चर्चेस को डिमोलिश किया गया था, तब ये अफवाह भी फैल गई थी कि गवर्नमेंट सारे क्रिश्चियन चर्चेस को तोड़ रही है, और ये इसीलिए भी क्योंकि सीएम बिरेन भी माइती ही है। और वहीं पर दूसरी तरफ बैंगलोर मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक स्टेटमेंट में यह मेंशन था कि क्रिश्चियंस ने हिंदू घरों को जला दिया। ये सारी सिचुएशन जहां सिर्फ मैती और कुकी के बीच थी, अब इस पर हिंदू और क्रिश्चियन का भी टैग लग गया। सो मणिपुरीज को यह समझना होगा कि कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस नैरेटिव को यूज करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, और इसमें लॉस सिर्फ मणिपुरीज का ही हो रहा है। और ये प्रूवन है कि जब जब मणिपुर में ऐसे कम्युनल रायोट्स हुए हैं, तब तब ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स तैयार हुए ही हैं। जैसे 1990s में कुकीज और नागास के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तब भी इन ट्राइब्स के कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स पैदा हुए थे, नेमिंग कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट। वहीं जब 1993 में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तभी से एक इस्लामिस्ट ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट भी सामने आया था। स्टेट में जब जब क्राइसिस होते हैं, उस स्टेट की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन तो खराब होती ही है, लेकिन कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स भी तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ पीस अकॉर्ड साइन करके इन्हें सरेंडर करवा देना चाहिए, और जो ग्रुप्स मानने के लिए तैयार नहीं है, उन पर हेवी मिलिट्री क्रैकडाउन करके नॉर्थ ईस्ट में पीस लाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय में, नीचे कमेंट्स में बताना। और इस इशू को फिक्स करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अब इंडिया अपने INSTC कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जरिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जोड़ रहा है, और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट डेवलपमेंट है। और ये कैसे हो रहा है आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। गौरव जी ठाकुर अकाउंट को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले चेकआउट कीजिए कुकू FM एंड अप्लाई माय कोड Gaurav30 टू गेट 30% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।